मंच पर जब हम आज बात कर रहे हैं, इस सेशन का नाम है नागरिकता पर जो संग्राम चल रहा है। सदन में ये बिल पारित हो गया, लेकिन उसके बाद जो संग्राम देखने को मिल रहा है विपक्ष के बीच में, पक्ष के बीच में और सड़कों पर। डॉक्टर स्वामी, पहला सवाल आपसे है, आप लोग समझा नहीं पाए या ये लोग समझ नहीं पाए? हमने पार्लियामेंट को तो समझा दिया है, तो इनको क्यों समझाएंगे? मैं ये कहता हूं कि वही पार्लियामेंट ही आखिर में इसका फैसला करनी है। सिर्फ बीजेपी वोट में हम नहीं जीते हैं राज्यसभा में, हमें अनेक पार्टियों की वोट मिली थी और बड़ी संख्या में मिली थी। यद्यपि हमारी मेजॉरिटी नहीं है अपने आप, परंतु इतने लोगों ने वोट दिया कि हम 20-25 वोट से ज्यादा। पर ये लोग समझ नहीं पाए या फिर आपके समझाने में थोड़ी कमी रह गई? मैं इनको कहना है कि आप लोग एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। वो कुछ भी कहें, हमने बिल लाई और लोकसभा तो हमारी मेजॉरिटी है तो उसका सवाल नहीं है, पर राज्यसभा में 25 वोट ज़्यादा हमें मिली है और हमें बहुमत भी मिली है। जब हमारे पास व्यक्तिगत नहीं है, अकेला बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं है, उसमें कई पार्टीज हमें समर्थन किया। तृणमूल भी इनडायरेक्टली समर्थन किया क्योंकि वो वॉकआउट कर गए। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में एक बार फैसला हो जाए तो उसके बाद क्या समझाएंगे हम। जी डॉक्टर सिंघवी, सीधा सवाल आपसे यही है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल सदन में पारित हुआ, 2 दिन लोकसभा राज्यसभा में बहस हुई, उसके बाद विरोध का भी एक तरीका सलीका होता है, क्या आपको लगता है मर्यादा को लांघा गया है? देखिए, इतिहास के ऐसे कई किस्से हैं जिसमें बहुमत को सही का पर्यायवाची मान लिया है। यही घोर गलती अभी मेरे मित्र ने की है। बहुमत सही होता है, सही बहुमत होता है। कितने हमारे पास इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो ये मानना कि मेरे पास बहुमत है चुनाव का, इसलिए मैं जो करता हूं सही है, ये भ्रम, बहुत बड़ा भ्रम, पुराना भ्रम है। नंबर 2, कानून पास होते हैं इसलिए कि और जगहों पे न्यायपालिका में अवसर मिले उनकी कसौटी, उनकी संवैधानिकता को टेस्ट करने का। यह समझना कि सिर्फ संसद ने अगर पारित कर दिया है तो सही है, वैध है, संवैधानिक है, तो बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री आधार हुआ था, प्रिवेसी हुआ था, हजारों सैकड़ों हुए थे, केशवानंद भारती हुआ था, इन सब में संसद ने अपने आप को संवैधानिक स्तर पर भी सही समझा था। मुझे दो राय नहीं है, मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है कि ये निकट भविष्य में उच्चतम न्यायालय असंवैधानिक करेगा। और 1 मिनट और, इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं, क्योंकि ये आज ही हुआ है। आज आपकी बड़ी एक इसमें टॉपिकलिटी है इस विषय में। जी जी जी, 3 स्तंभ हैं। एक, आप सब जानते हैं, अनुच्छेद 14 का आप सब कर सकते हैं, लेकिन बराबरी की जो हमारी कसौटी है संविधान की, वो सबसे सर्वोत्तम है और उस बराबरी की कसौटी के विरुद्ध आप नहीं कर सकते। बराबरी का एक आयाम नहीं है, पर हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, नहीं, बहुत सारे आयाम। नहीं, पर आपने आर्टिकल 14 का जिक्र किया। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय करारनामे, और तीसरा है जो आपने प्रादेशिक जो अकॉर्ड किए हैं, जो करारनामे किए हैं, वो भी, उनका भी उल्लंघन जी। किया। तीनों स्तंभ है। जी, मैं इसके बाद इस पॉइंट पर आता हूं, क्योंकि डॉक्टर व्याख्यान कर सकता हूं, बाद में आप पूछेंगे मेरे नहीं, से, तो देखिए, ईच ईच का स्तंभ का क्या मैं बिल्कुल आपसे लूंगा। डॉक्टर स्वामी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ये कहते हैं पार्लियामेंट में पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकती है, हम तो जानते हैं। हम देखेंगे, अभी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाली है, लेकिन कांग्रेस की आदत है कि सुप्रीम कोर्ट जो पास करती है उसको वो पार्लियामेंट में उल्टा कर देते हैं, जैसे शाह बानो केस में किया। तो हम तो वैसे तो कभी नहीं करेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात को मर्यादा देंगे। सबरीमाला पर आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे? नहीं, हम कौन नहीं मान रहे हैं, कौन सा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में खुद उसको रिव्यू कर रही है। रिव्यू में है, लेकिन तो बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने बोला, हम तो कोर्ट में है ही। बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने बोला ये आस्था का विषय है। आस्था का विषय तो है ही, उसमें तो कोई ये हमारी पूजा पद्धति का विषय है। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट में कोई चुनौती नहीं दी, ना हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, ये तो बाकी लोग हैं। हम अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, ये भी राय व्यक्त कर सकते हैं, परंतु ये नहीं कह सकते हैं कि अवैध है। पार्लियामेंट ने पास कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में बदल देंगे कि नहीं, वो तो भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनका कोई आधार ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। कितने जगहों में पिट कर आए हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में, इसमें भी पिट कर आएंगे। आपकी पिटने की क्या आदत हो गई है?
कई बार कोशिश प्रयास करते हैं और जब सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में डिसीजन नहीं देता तो फिर आप लोग इम्पीचमेंट की बात करते हैं। ये बात सही है कि इस देश में हमें आस्था है, इसलिए हमें सरकार से पिटना एक अलग चीज होती है, उच्चतम न्यायालय में हारना अलग चीज होती है। हमें बड़ा दुख है कि हम महाराष्ट्र में उच्चतम न्यायालय में हार गए, पिट के आए। हमें बड़ा दुख है कि हम कर्नाटक में पिट के आए उच्चतम न्यायालय से। हमें बड़ा दुख है कि ऐसे बहुत सारी जगहों से हम पिट के आए। अब पिट के कौन आया और पिटना होता है क्या न्यायपालिका से, ये मेरे मित्र उत्तर देंगे। जी डॉक्टर स्वामी, इन्होंने कई ऐसे उदाहरण दे दिए जो आपको बहुत चुभेंगे। क्यों? कौन सी ऐसी बात है जिसमें हमने कोई आधार में, प्रिवेसी में भी पिट के आए थे। नहीं, आधार का तो मैंने भी विरोध किया था, तो इसीलिए पिटकर नहीं आए। नहीं। और हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है। मेरे मित्र अभी बोल रहे हैं हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी है, तो मैंने राय व्यक्त की थी। डेमोक्रेसी तो इनकी पार्टी में भी है। इनके पार्टी में डेमोक्रेसी, इनके पार्टी में एक परिवार की बात हाँ में हाँ मिलाओगे तो सब डेमोक्रेसी आपके लिए है, और नहीं तो बिल्कुल निकाल देंगे आपको पार्टी से। आपको कुछ संदेह है कि आपके पार्टी में 2 लोगों के अलावा डेमोक्रेसी है? कुछ डाउट है? मुझे है, मैं तो क्या नहीं बोलता हूँ। देखिए, जन्म से डायनेस्टी होती है, वो अलग लेकिन बात है। प्रभाव से डिक्टेटरशिप हो सकती है। आपने कहा कि 2 को छोड़ के है, मैं तीसरा आदमी हूँ, मैंने उदाहरण दिया। आपको छोड़ दीजिए, आप तो 9th शेड्यूल के अलग विशेष कैटेगरी में आते हैं। जो आम बीजेपी वाला, उससे पूछिए, अपने हाथ रखे अपने छाती पे और बोले 2 या 2.25 के अलावा डेमोक्रेसी कितनी है? अब कौन है 2.25, कौन है 2? मैं नहीं जानता। गिन रहे हैं 2.25 में डॉक्टर स्वामी को गिन रहे हैं। मुझे आधा कम गिन रहे हैं क्या? मैं ये कहता हूँ कि जो पार्टी में लोग जो बोलते हैं, जो बोलने चाहेंगे, उनको कोई रोकता नहीं है, और मैं उदाहरण हूँ। और मैं तो इतना बोलता हूँ कि ये भी नहीं उतना बोलते हैं, जैसे मैंने अर्थ प्रणाली पर जो बोला है, ये भी बोलते नहीं, क्योंकि उनको अर्थ प्रणाली के बारे में कोई समझ में नहीं आती ना। मैं वापस नागरिकता पे आता हूँ। मैं 100% मानता हूं। मैंने कहा कि मैं सुब्रमण्यम स्वामी को न किसी राजनीतिक पार्टी में न किसी दायरे में बांध रहा हूं, ये एक अलग कैटेगरी है, लेकिन ये अब मेरी बात को साबित कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को छोड़ दीजिए, आप आम बीजेपी की बात करिए। मैं नहीं समझता कि आज संसद के सेंट्रल हॉल में जो भय है, और संसद का सेंट्रल हॉल सबसे ज्यादा गॉसिप की जगह मानी जाती है, वहां हम लोग सब बिना किसी भय से बात करते थे। आज जो देश में, आपके कॉर्पोरेट्स में, आपके एसोचैम्स और फिक्की में बाहर बात करिए और पीछे बात करिए, अपने हाथ पे छाती रख के बात करिए, इनको छोड़ दीजिए। सच्चाई वो है, ये नहीं है। अच्छा, एक सच्चाई की बात करता हूं। एक बात कह देता हूं, हमारी पार्टी में कोई भी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन सकता है। इनके पार्टी में एक ही परिवार का बन सकता है, कोई आवाज उठाएगा तो उसको निकाल देंगे। मैं 3-4 उदाहरण दे सकता हूं। आप कल को मेरे जैसे खड़े होकर बोलिए कि अब नेहरू परिवार का कोई नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट। नहीं, इस बार तो राहुल गांधी ने बोला भी था कि इस बार अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार का नहीं होगा, लेकिन फिर भी सोनिया जी को बनाना पड़ा, आप लोगों को सोनिया गांधी को बनाना पड़ा। पार्टी के अध्यक्ष जरूर रहे होंगे, लेकिन मुझे इस देश में 1989 के बाद कोई गांधी प्रधानमंत्री याद नहीं आ रहा। शायद मेरी मेमोरी ठीक नहीं है, मैं अभी की बात कर रहा हूं। लेकिन पिछले 20-30 साल से तो कोई प्रधानमंत्री गांधी नेहरू नहीं हुआ। नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी जरूर रही है उसके दौरान। आपके पार्टी में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को हरा दिया चुनाव में। वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं है। कांग्रेस आज मैं कहता हूं कि आज की पार्टी में आप कहिए कि हमने सबका देख लिया, कोई बाहर से आना चाहिए अध्यक्ष। 91 से 2014 तक जब जब कांग्रेस पार्टी रही है, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं रहा है। और आपकी पार्टी में, सकते। आपकी पार्टी में अभिषेक मनु सिंघवी साहब, ये भी हजम नहीं होगा। आप कहेंगे कि